नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे झारखंड में बहुत सालों बाद, तकरीबन 12 सालों बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी यानी कि जेटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत ही जल्द। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जेटेट झारखंड की टीचर बनने के लिए जेटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जेपीएससी के थ्रू। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जेटेट के अंदर आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, जिसके थ्रू आप एक स्टूडेंट से एक टीचर बनने का सफ़र आसानी से तय कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस के अंदर यानी कि जेटेट का एग्ज़ाम है 2 पार्टों में बांटा गया, जैसे पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आपका आता है 1 to 5 के लिए और पेपर 2 आता है 6 to 8 के लिए। तो हमारे टीचर आपको बताएंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको किस प्रकार तैयारी करना है, कितने सब्जेक्ट हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे आपको अपने विद्यार्थी जीवन को एक शिक्षक के जीवन में बदलना है। लीजिए सर। जी बिल्कुल सर। हमारे साथ स्टेज शेयर करने के लिए सबसे पहले तो कृष्णा सर का धन्यवाद। एंड मैं आपको चलिए बताता हूँ थोड़ा सा, एक बार मैं माइक एडजस्ट कर लूँ। ऐसे कट मार दीजिएगा। तो जैसा कि कृष्णा सर ने कहा कि जेटेट लगभग 12-13 सालों के बाद आ रहा है और आप और हम सबको पता है कि अभी जैसे 2025 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें सीटेट का वैल्यू नहीं किया गया था, क्योंकि झारखंड में ऐसा होता है कि यहाँ पे सीटेट का वैल्यू नहीं किया जाता है और जेटेट बहुत सालों बाद आता है। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए इस द डिवाइन कोचिंग सेंटर पे यानी इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग कवर करेंगे 1 to 5 एंड 6 to 8 को। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफली बता दूं कि 1 to 5 में पूछा क्या क्या जाता है। इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाएगा सीडीपी के बारे में। ओके, ये मार्कर थोड़ा सा पुराना है, मुझे नया मार्कर चाहिए। ठीक है, तो आपसे सीडीपी पूछा जाएगा। एक आपका पेपर होगा सीडीपी का, दूसरा पेपर आपका होगा मैथ्स का। और मैथ्स का सिलेबस मैंने डिस्कस पहले ही इस चैनल पे डिस्कस कर दिए हैं। देन फिर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया और आपका ईवीएस पूछा जाएगा। ठीक है, ईवीएस आता है और आता है आपका 2 लैंग्वेज होता है। ठीक है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ठीक है, जिसमें कि आपका ये तो लोकल लैंग्वेज होता है और इसमें आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ये सब आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे हैं जो कि आप प्रॉपर नोटिफिकेशन अगर देखेंगे तो आपको इन लैंग्वेज पेपर के बारे में पता चल जाएगा। तो बेसिकली आपसे पीआरटी टीचर अगर बनना चाहते हो तो आपके पास सीडीपी होना चाहिए, आपको मैथ्स आना चाहिए, आपको ईवीएस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए और बाकी लैंग्वेज पेपर आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ होता है पेपर 1 के लिए। एंड अगर बात करते हैं 6 to 8 के लिए, और मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये पेपर 1 के लिए यानी कि 1 to 5 के लिए एलिजिबल कौन कौन है। अगर आपने डीएलएड कर रखा है, अगर आपने डीएलएड या डीएड जो भी है, मतलब अगर आपने डीएलएड या डीएड जिसको डिप्लोमा बोलते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, तो आप 1 to 5 के एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ ये तो 6 to 8 होता है, अगर आपने बीएड कर रखा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, बीएड कर रखा है या फिर डीएलएड प्लस बीए कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि 1 to 5 में सीडीपी पूछा जाता है, तो 6 to 8 में भी आपका सीडीपी पूछा जाता है। ठीक है, सेम है। इसमें मैथ्स पूछा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो पेपर आपका यहाँ मैथ्स जो है ना, यहाँ पे आके आपका बढ़ जाता है 2 टाइप में। ठीक है, अगर आपने बीए जो कर रखा होगा, अगर आपका साइंस स्ट्रीम होगा तो आपसे पूछा जाएगा मैथ्स एंड साइंस। वहीं अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से आते हैं तो आपसे बस सोशल साइंस पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देन फिर ईवीएस के जगह में आपका ये मैथ्स एंड साइंस ही रहेगा, एसएसटी और बाकी आपका लैंग्वेज पेपर रहता है। लैंग्वेज पेपर 1 एंड पेपर 2 ये दोनों रहेगा। और आपसे इसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ पूछा जाता है, वो है कंप्यूटर, जो कि 10 मार्क्स का होने वाला है। हालांकि है आपको देखने में बहुत कम लग रहा है कि 10 मार्क्स का ही है, लेकिन पढ़ना इसको भी है। इन सब सारे सब्जेक्ट्स का तैयारी आपको इस चैनल पे मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और बिल्कुल आप देखिए, फ्री का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और एक बार मैं आपको अपने फैकल्टी से मिला देना चाहता हूँ, बाकी वो उसके बाद जो हमारे फैकल्टी आएंगे वो बताएंगे डीपली, जैसे कि सीडीपी में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, पूरी तरीके से सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं कृष्णा सर को, जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस। ठीक है, तो आपको साइंस पढ़ाने वाले हैं।
और मैं बता देता हूँ कृष्णा सर के बारे में। जो कृष्णा सर है ना, भले आपको यंग दिख रहे होंगे, बेसिकली हम लोग जितने भी सब यंग हैं, इस बात से मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन कृष्णा सर अपने आप में ही बहुत कुछ कर चुके हैं अपने लाइफ में। जैसे मैं अगर बताऊं तो इन्होंने जेई निकाला हुआ है और 2 टाइम्स डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रह चुके हैं सर कृष्णा सर। और साथ ही साथ अगर टीचिंग एक्सपीरियंस का बात करेंगे तो जब कृष्णा सर 10th में थे ना, तो तभी से ये पढ़ा रहे हैं। जब 10th में थे तो खुद 10th के स्टूडेंट को ही पढ़ाते थे, और प्लस में ऐसा नहीं कि बस पढ़ा दिए, जो इनके स्टूडेंट हैं 10th में उनका खुद बोर्ड में 80% 90% मार्क्स आया हुआ है। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक ट्रस्ट फैक्टर जो होता है ना वो जुड़ सके, और ये बहुत ज़रूरी भी है। आई थिंक कि अगर आप किसी को देख रहे हैं, किसी को टाइम दे रहे हैं, तो उस पर यकीन करने के लिए ये सब मैंने बताया, ठीक है। बाकी आपको अपने बारे में कृष्णा सर अच्छे से बताएंगे। जी सर। तो बच्चों, मेरा नाम है कृष्णा, और आपको बच्चा बोलना उचित भी नहीं लगता है क्योंकि आपका हमारा एज गैप बिल्कुल 0 होगा शायद से। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपके जेटेड में जो सिलेबस है साइंस का, वो मैं आपका लेने वाला हूँ। साइंस का सिलेबस आपका जेटेड के अंदर जो जितने भी स्टूडेंट्स पेपर 2 देंगे, यानी कि 6 to 8 का जो पेपर देने वाले हैं, उसमें आपको साइंस, सॉरी एक सेकेंड होल्ड करने दो, जितने भी स्टूडेंट पेपर 2 यानी कि, ठीक है सर फ़ोन ओपन कर दीजिए, सिलेबस की आती है। ओके। तो जितने भी स्टूडेंट यानी कि हमारा पेपर 2, जैसा कि दिलशाद सर ने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि पेपर 2, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइस, लेकिन अब सिलेबस तो एग्जैक्टली याद नहीं होता है ना सर। कट सिलेबस कट कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि दिलशाद सर ने आप लोगों को बताया कि आपके एग्जाम का जो पैटर्न है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में दिलशाद सर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो पेपर 2 के अंदर जितने भी स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम से हैं, उनको साइंस पढ़ाने का काम मेरा रहेगा। जो बीएससी कर चुके हैं डीएलएड के साथ में, या फिर जो भी ग्रेजुएट कर चुके हैं, यानी कि साइंस स्ट्रीम उनका रहा है, तो साइंस मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और ऐसा नहीं है कि हम लोग साइंस बिल्कुल मतलब बच्चों जैसे पढ़े जा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाला है नहीं। हम लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जितना आपके साइंस में एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, और वही पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के मुद्दे से मतलब मायने रखता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं या ज़्यादा कुछ पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको साइंस का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बिल्कुल जेटेट का एग्ज़ाम बहुत सालों बाद आया है, तो सिलेबस भी ढंग से उतना याद रहता नहीं है। पर हाँ, सिलेबस एक मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सालों बाद आया, तो आप लोगों को भी ज़्यादा एक्टिव रहना है, ठीक है। तो जैसा मैं बता दूँ आपको, साइंस का जो है ना 2 पार्ट में आपको पढ़ना है। पहला पार्ट जो है आपका सामान्य साइंस है, यानी कि जनरल साइंस, जिसको जीएस भी बोला जाता है अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे आप जीडी या सीसीएसएल वगैरह किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इसे जीएस से जाना जाता है, यानी कि सामान्य विज्ञान, ठीक है। और आपका एक दूसरा पार्ट है, यानी कि साइंस को 2 पार्ट में बांटा है। एक है आपका शिक्षण शास्त्रीय आयाम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शिक्षण शास्त्र आयाम या फिर शास्त्रीय आयाम, ठीक है। बिल्कुल इस टाइप का आपका साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। इसमें बिल्कुल जीएस में वही सिलेबस है जो आप 6 से लेकर 8 तक क्लास में पढ़ते हैं। 6 to 8 में जितने भी आप एनसीईआरटी की बुक देख लीजिए, बिल्कुल वही सिलेबस है। जैसे मैं आपको कुछ थोड़ा इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसे आपका नंबर 1 पे चले जाइए, तो एक है आपका भोजन, और आप जैसे पढ़े होंगे 6 कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अन्य जितने भी पदार्थ खाने में पाए जाते हैं उन सब के बारे में पढ़ना। भोजन के अंदर ही आपका आता है जैसे कि इंसान या जानवर या कोई भी जीव जंतु किस प्रकार से अपने खाने को ग्रहण करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधा हो गए, या जैसे पेड़ पौधा, या फिर आपका जीव जंतु किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करना उनके लिए आवश्यक क्यों है, भोजन में क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जो कुछ भी पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका दैनिक उपयोग सामग्री, यानी कि आप जो रोज़ाना उपयोग करते हैं अपने आए दिन जीवन में, उनके बारे में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर एक केमिकल होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अपने आसपास मौसम देख रहे हैं, हवा देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, गैस देख रहे हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। दैनिक उपयोग सामग्री, ठीक है। चलिए, उसके बाद है हमारे आसपास की वस्तु, जीव जगत, सजीव का वर्गीकरण, यानी कि सजीवों को कितने भाग में बांटा गया है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सजीव या फिर जीव जंतु या अन्य, सीधा लिखिए, इनको डिनोट कीजिए वर्गीकरण से, यानी कि क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर आता है मापन, गति, यानी कि
मेजॉरिटी फिजिक्स का चैप्टर, ये जो है पूरा फिजिक्स के सारे चैप्टर रहेंगे इसमें। जैसे हम लोग इसमें मेज़रमेंट लेना, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, जैसे मापन हो गया आपका, बल हो गया, गति हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट फिजिक्स जितने भी चैप्टर हैं, मोशन, फोर्स, फिजिक्स के चैप्टर इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसके मैं अच्छे से आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम बैच पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम में देख सकते हो। सिलेबस काफ़ी आसानी से आप देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में। ठीक है, फिर प्राकृतिक घटनाओं और ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक आपका वन उत्पाद, हरित गृह प्रभाव, ओजोन प्रदूषण, यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है पॉल्यूशन रिलेटेड, या फिर जो हमारे टेक्नोलॉजी विकास कर रहा है खेती के लिए। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लिखना गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है कि आप जैसे देख रहे होंगे हमारे आसपास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, यानी कि जो आप देखते होंगे खेतों में ग्रीन हाउस बना दिया जाता है ताकि फसल आसानी से उग सके। इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। हमारे घरों में AC लगा रहता है, कूलर लगा रहता है, पंखा लगा रहता है, तो AC से अंदर से भी एक गैस निकलता है, फ्रिज के अंदर से भी गैस निकलता है। इन सब से क्या प्रदूषण हो रहा है, क्या पोल्यूशन हो रहा है, या फिर क्या हम लोग को नुकसान देखने को मिल रहा है, फ़ायदा देखने को मिल रहा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो साइंस में मेजॉरिटी आपको सामान्य ज्ञान में आपको यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है और बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। क्यों सावधानी से क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे पार्ट देखने को मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बच्चे देखते हैं कि पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है शिक्षण, यानी कि सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान की प्रकृति की संरचना। विज्ञान की प्रकृति की संरचना, बिल्कुल, यानी कि विज्ञान के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि इनकी संरचना कैसे हुई है। ठीक है, फिर उसका उद्देश्य से क्या है, यानी कि विज्ञान पढ़ाने का शैक्षिक स्तर पर उद्देश्य क्या है। जैसे आप कल को अगर आप टीचर बन जाते हैं तो आप अपने स्टूडेंट को क्यों बताएंगे विज्ञान पढ़ना आपके लिए ज़रूरी क्यों है। ये सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग को जानना है, और ताकि आप समझ पाए। सबसे बड़ी बात, विज्ञान की आपको समझ, विज्ञान की समझ भी बहुत ज़रूरी है ना, कि विज्ञान को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, समझना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसी विधियाँ हैं जो आपको बताई जाएगी जिससे आप अपने स्टूडेंट को, आने वाले फ्यूचर स्टूडेंट को पढ़ा सके, विज्ञान को समझा सके। इन सभी के बारे में पढ़ना है, लेकिन आपके लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और एक पाठ्यचर्या, मूल्यांकन, टोटल सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कस करना। ठीक है, पाठ्यचर्या, फिर आपका आता है मूल्यांकन। ये आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो आपको सिर्फ रटना है, और इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ समझना है। तो हमारा बैच बहुत ही जल्द शुरुआत होने वाला है। हम लोग शुरू से लेकर एंड तक A to Z आपका सारा कवर करने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लाके छोड़ेंगे आपको। आपका जो जर्नी है, यानी कि आप जो स्टूडेंट से टीचर बनने का आपका जो सपना है, वो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। तो जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे EVS के सिलेबस के बारे में भी आपको बता दिया जाता है। तो EVS का सिलेबस बताएंगे आपको दिलसाद सर हमारे। चलिए दिलसाद सर से मिलते हैं और EVS के सिलेबस को अच्छे से जानते हैं। लीजिए सर। तो जी बिल्कुल, जैसे और मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मैं दिलसाद हूँ और मेरा नाम बेसिकली दिलसाद है, और मैंने सीटेट निकाला हुआ है, जो कि आप अगर पहला मेरा वीडियो अगर देखे हुए हैं तो आपको पता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा आपको, और प्लस में CDP पढ़ाऊँगा। ठीक है, जैसे सर ने कृष्णा सर बोले कि EVS पढ़ाऊँगा, वैसा नहीं, EVS आपको जो है फिरोज से पढ़ाएंगे, मैं आपको CDP प्लस मैथ्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, और आप मुझ पर ट्रस्ट क्यों कर सकते हो, मैं सीधा बताता हूँ आपको। क्योंकि मैंने सीटेट 26 में, यानी इस जो सीटेट हुआ था उसमें मैंने CDP में दोनों ही पेपर में, CDP के दोनों ही पेपर में, बहुत पेपर 1 और पेपर 2 में 30 आउट ऑफ 30 मैंने स्कोर किया है। और बस इसलिए ये सब मैं बताता हूँ आपको, ताकि
कि एक ट्रस्ट फैक्टर बन सके, ठीक है। बाकी अगर आपने पहले भी मेरा वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता है मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है। तो मैथ्स का क्लासेस मैं रेगुलर ले ही रहा हूँ और मैथ्स का सिलेबस जो है वो मैं पहले से आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि मैथ्स पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो आज मैं बस CDP का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ एंड फिर आपसे सिलेबस के बारे में बात करते हैं। और यकीन मानिए इतना कि आपका जो भी मैं पढ़ाऊँगा ना, आपको उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। उसमें से आप भी, अगर मैं 30 में 30 स्कोर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसी जो है एटीट्यूड के साथ आपको बने रहना है हमारे साथ, बस अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और जितना भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देता रहूँगा टेलीग्राम वगैरह पे, उसको आपको अटैम्प्ट करना है, अच्छे से समझना है। बाकी समझाना कैसे पढ़ाना है वो मुझे आता है और मैं वो आपको कर दूँगा, ठीक है। तो एक बार इसको मैं मिटा लूँ, फिर आपके साथ फिर से अच्छे से डिस्कस करता हूँ। चलिए, तो अच्छा यहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा काम हो रहा है, लेकिन वही बात है भाई, जज्बा इतना ज़्यादा है ना कि कोई भी चीज़, कितना भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, कितनी भी मजबूरियाँ आ जाए, हमको आपको पढ़ाने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि बैकग्राउंड में अभी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, हम लोग अगर चाहते तो इस क्लास को स्किप कर सकते थे, लेकिन क्या है ना, एग्ज़ाम में या फिर किसी भी स्टूडेंट के लिए टाइम ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो किसी भी रीज़न से अगर आज मैं ये बैकग्राउंड में काम हो रहा है, बैकग्राउंड नॉइज़ को लेकर अगर मैं आज क्लास स्किप कर देता हूँ, कल मेरे पास कोई और बहाना रहेगा, तो ये सब नहीं करने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा क्लास को, जो भी बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा है उसको, एंड आगे से शायद कल या परसों से ये काम कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर आपको ऐसा कोई भी शिकायत नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि छोड़िए, हम स्टूडेंट का काम ही होता है कैसे भी करके पढ़ना है एंड फिर गुरुजी बनना है, बस बात खत्म है। तो गुरुजी से बैच से जुड़िए। चलिए मैं बता देता हूँ कि CDP जो मैं पढ़ाऊँगा वो जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कवर करेगा। मैं जो CDP पढ़ाऊँगा वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कवर करेगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को माइंड में रख के चलता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ेंगे वो दोनों ही कवर करेंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले आपसे जो CDP में अगर आपने पढ़ा है, अच्छा मेरा क्लास बाइलिंगुअल होने वाला है, जिसको नहीं पता है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो है आपके साथ मैं पढ़ाऊँगा कि विकास की अवधारणाएँ एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणाएँ एवं अधिगम से इसका संबंध। और आप लोग जो थोड़ा सा भी जज कर रहे होंगे, और कोई भी जज करेगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बस 3 दिन मेरा प्रॉपर क्लास देख लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आएगा उसके बाद छोड़ के चले जाइएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जज मत कीजिए। वो एक आपने इडियम सुना होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वैसा वाला है कि बस 3 दिन अपना आप 3 घंटा भी नहीं होगा, वैसे तो 45 मिनट का अराउंड क्लास होता है, लगभग 1.5 घंटा के आसपास समय अगर आप हमको देते हैं, उसके बाद आपको मैं इस सब्जेक्ट से ना, CDP हो या मैथ्स हो या फिर जितने भी सब्जेक्ट जो हमारे सर पढ़ाएंगे या हम पढ़ाएंगे, उससे आपको प्यार हो जाने वाला है, ठीक है। तो प्रीजुडाइज्ड ऐसे नहीं देखना है कि भाई ये लोग तो नया यंग एज के क्या ही कर पाएंगे, वैसा कुछ नहीं सोचना है। ये ज़रूर यंग है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक ये होने वाला है, ठीक। दूसरा टॉपिक है आपका जिसमें कि हम लोग NEP के बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर आपने 2020 का एग्ज़ाम, CTET का एग्ज़ाम दिया हो तो आपको पता होगा NEP 2020 का क्या वैल्यू है, NEP हो गया, NCF हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर और है आपका बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति। बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति। अभिनव शिक्षण पद्धति, ठीक है। ये सब आपको ये देखिए जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरे पास मोबाइल में वही PDF खुला हुआ है जो कि JTET ने इधर ही 1 या 2 वीक पहले लॉन्च किया था। JTET का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वहीं से मैं आपका ये सिलेबस लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको अगर ये देखना है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप पे पहले से ये डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। शिक्षार्थियों के बीच वैयक्तिक भिन्नताएं।
पास करके सिलेबस लिख के फिर वीडियो बनाना। ठीक है, ये आपका 4th टॉपिक हो गया। देन फिर वही एनईपी के बारे में, उसको एनईपी को एक देखिए इसमें जो है ना थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर इसमें एनईपी का बेसिकली यूज़ वगैरह पढ़ेंगे यहाँ पे जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पॉज मार के आपका सिलेबस लिख लेता हूँ ताकि आपको भी आपका भी टाइम बचे और मेरे लिए भी आसान हो जाए। लिख लेते हैं पहले अच्छे से। तो देखिए, उसके बाद आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। देन फिर समावेशी शिक्षा, बच्चे कैसे सीखते हैं। उसके बाद है आपका शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं और आईसीटी का समावेशन। ये जो है आपका पीआरटी यानी 1 to 5 का, यानी 1 से लेकर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये आपका जो है टॉपिक अगर आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जो 6 to 8 और 1 to 5 में है ना, दोनों डिट्टो सेम है। लेकिन फिर अंतर क्या है? अंतर बस इतना है ना कि 6 to 8 में थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है, आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डीपली तरीके से चेक किया जाता है। एंड 1 to 5 में थोड़ा सा उसी को क्वेश्चन का लेवल ईजी रहा था एज़ कम्पेयर टू 6 to 8। बस इतना ही अंतर है। बाकी ये जितने भी टॉपिक है, हो सकता है आप में से बहुतों ने इस टॉपिक को पढ़ा हो। एंड जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत कोई सीटेट पास पहले से ही होंगे। ठीक है, और जो लोग नहीं है, जो जिसके लिए पहली बार ये सब टॉपिक देख रहे हैं, बस ट्रस्ट कीजिए, आपको इन टॉपिक से प्यार हो जाने वाला है। आपके इसके बाद सीटीपी की इतनी गहरी समझ मैं आपके अंदर बना दूंगा ना कि आप भी आराम से, अगर मैं बात करूँ कि 30 क्वेश्चन में 27 26 आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो 30 आउट ऑफ 30 आप भी स्कोर बिल्कुल ही कर सकते हैं। चलिए, अब मैं थोड़ा सा बुलाता हूँ अपने जो हैं फिरोज़ सर, जो कि आपको ईवीएस पढ़ाने वाले हैं। और बेसिकली थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम लोग का जो चैनल है ना, अभी इसमें जितने भी टीचर हम लोग हैं और एक कंप्यूटर टीचर हैं जो फ़िलहाल अपसेंट है, अभी आज आ नहीं पाए हैं, लेकिन ज़रूर वो कंप्यूटर टीचर आएंगे। तो चलिए फिरोज़ सर से मिलाते हैं जो कि आपको ईवीएस पढ़ाने वाले हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये भी पहले से सीटेट एग्ज़ाम दे चुके हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैं ना, सबको ये सब कर चुके हैं। ठीक है, और बात जहाँ तक होती है जेटेट का, तो आपको भी पता है कि जेटेट तो 12 साल के बाद आ रहा है और वो सब हम लोग नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोग तो यंग एज है। और आप भी ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको भी वो मौका नहीं मिला हुआ है। तो उस तरीके से जज नहीं करना है। बाकी सर बहुत ही अपने लेवल पर जो ईवीएस के धुरंधर मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि पहले से पास कर चुके हैं। और ये जो ऑफलाइन कोचिंग में अभी भी पढ़ाई रहे, इसका जेटेट का ऑफिशियल बैच चल रहा है और हम लोग का भी यहाँ बैच चल रहा है। इससे पहले जो सीटेट का जुलाई सेशन में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी सर ने बहुत अच्छा खासा योगदान दिया था। तो खैर चलिए, अब बाकी आप फिरोज़ सर से बात कीजिए। फिरोज़ सर आपको बताते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सभी का इस द डिवाइन कोच चैनल पे। मेरा नाम है फिरोज़ और मैं आप लोगों को ईवीएस पढ़ाने वाला हूँ। ईवीएस मतलब आसपास की ज़िंदगी। अगर आप अपने आसपास पर देखते हैं उन चीज़ों को, तो आप आसानी के साथ ईवीएस को समझ सकते हैं। और ईवीएस को समझना काफ़ी इजी है क्योंकि ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो बच्चों, अगर आप मेरे साथ अच्छे से क्लास करते हैं तो निश्चित रूप से आप ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 में स्कोर कर सकते हैं। यानी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तब, अगर आप बीच में अगर क्लास छोड़ देते हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। तो इसलिए बच्चों, आपको क्लास करना है कंटिन्यू, आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आप सभी को ईवीएस में ईजी से ईजी तरीके में सिखाने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय। वीडियो सिलेबस जरूरी नहीं है।